मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन यूनिवर्सिटी पर। जैसा कि हम लोग की क्लास सिविक्स की है आज। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना ही भूलें। आज हमारा सिविक्स का चैप्टर नंबर 6 टॉपिक है समकालीन विश्व में सुरक्षा। आज हम लोग सिविक्स में इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सामान्यतः जब हम विश्व राजनीति के विषय का अध्ययन करते हैं अथवा उस विषय पर चर्चा करते हैं तो हमारे समक्ष सुरक्षा अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे भारी भरकम शब्द अनेक बार आते हैं। हमें लगता है कि इन शब्दों का अर्थ हमें पता है, किंतु क्या वास्तव में हम इन सार्वभौमिक शब्दों का अर्थ जानते हैं? सुरक्षा नाम से ही अनुभव होता है, विषय गोपनीय तथा संवेदनशील है। इस कारण इस विषय पर सार्वजनिक चर्चा नहीं हो सकती। अधिकतर बॉलीवुड फिल्मों में और टीवी कार्यक्रमों में हम देखते हैं कि सुरक्षा अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय अत्यंत गोपनीय तथा रहस्यमय होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे सुरक्षा 7 आवरण में छुपी कोई ऐसी वस्तु है जिसका सामान्य नागरिक से कोई संबंध नहीं है, किंतु पारदर्शिता लोकतंत्र का प्रथम स्तर है। सुरक्षा के संदर्भ में हमें बहुत कुछ जानने समझने की आवश्यकता है। पहला तो यही होता है कि सुरक्षा क्या है, भारत के सुरक्षा साधन क्या क्या हैं। प्रस्तुत अध्ययन में हमने इन प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास किया है। इसमें सुरक्षा को समझने के 2 दृष्टिकोणों की चर्चा की गई है। अध्याय की विषय वस्तु के अंतर्गत विभिन्न संदर्भों तथा स्थितियों पर विशेष रूप से दृष्टिपात किया गया है, क्योंकि इसी से सुरक्षा के विषय में हमारे दृष्टिकोण का निर्माण होता है। पहला तो टॉपिक यही बनता है कि सुरक्षा क्या है। तो मूल अर्थ में सुरक्षा शब्द को कठिनाइयों से स्वतंत्रता के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। समूची सृष्टि में प्रत्येक वस्तु खतरे का सामना कर रही है। मानव का अस्तित्व और किसी देश का जीवन खतरों से परिपूर्ण होता है। तो क्या इसका अर्थ है कि प्रत्येक प्रकार की कठिनाई को सुरक्षा पर खतरा मान लिया जाए? जीवन की यात्रा के प्रत्येक पड़ाव पर पग पग व्यक्ति का सामना अनेक प्रकार के खतरों से होता रहता है, किंतु यदि हम खतरों का अथवा कठिनाइयों का इतना व्यापक अर्थ ग्रहण करेंगे तो प्रत्येक क्षण सुरक्षा पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। शायद यही कारण है कि सुरक्षा विषयक अध्ययनरत विद्वानों का कथन है कि मात्र उन्हीं वस्तुओं की सुरक्षा संबंधित विषय पर आधारित किया जाए जिनसे जीवन के केंद्रीय मूल्यों को किसी प्रकार का खतरा हो। अब प्रश्न यह भी उदय होता है कि किसके केंद्रीय मूल्य? तो क्या संपूर्ण देश के केंद्रीय मूल्य, साधारण स्त्री पुरुषों के केंद्रीय मूल्य, क्या नागरिकों का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार सर्वदा केंद्रीय मूल्यों को वैसे ही ग्रहण करती है जैसे कोई साधारण नागरिक? दूसरा टॉपिक है हमारा पारंपरिक धारणा बाहरी सुरक्षा। अधिकांशतः जब हम सुरक्षा के विषय में कोई चर्चा कर रहे होते हैं तो हमारे समक्ष सुरक्षा की पारंपरिक अर्थात राष्ट्रीय सुरक्षा की धारणा होती है। सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा में सैन्य खतरा सर्वाधिक भयावह खतरा है, क्योंकि इस खतरे का स्रोत कोई अन्य देश होता है। जैसे सैन्य शक्ति के बल पर धमकी देकर संप्रभुता, जैसे नहीं जो सैन्य शक्ति के बल पर धमकी देते हैं, संप्रभुता, स्वतंत्रता तथा क्षेत्रीय अखंडता जैसे किसी देश के मूल्यों पर कुठाराघात कर सकता है। सैन्य कार्यवाही द्वारा सामान्य जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो जाता है और निर्दोष नागरिक युद्ध विभीषिका का ग्रास बनते हैं। क्या ऐसा संभव है कि युद्ध में मात्र सैनिक ही मारे जाएं अथवा घायल हों? सामान्य नागरिकों को युद्ध हानि का सामना करना पड़ता है। अक्सर शस्त्रहीन एवं सामान्य जन को समर केंद्र बनाया जाता है। आक्रमणकारी शक्ति का उद्देश्य प्रशासन तथा सामान्य जनता का आत्मविश्वास तोड़ने का रहता है। इसी कारण वह निर्दोष जनता को अपना निशाना बनाते हैं। किसी भी सरकार के पास युद्ध की स्थिति में 3 विकल्प होते हैं। कौन कौन से 3 विकल्प हैं? तो पहला है आक्रमणकारी पक्ष की बात सरलता से मान लेना अथवा बिना किसी विरोध के आत्मसमर्पण करना। जो आक्रमणकारी होते हैं, जो आक्रमण करते हैं, उनकी बात को हम लोग सरलता से मान लें बिना कोई आत्मसमर्पण, कोई विरोध बिना किए। दूसरा है रण क्षेत्र में युद्ध के परिणाम अर्थात विनाश, विध्वंस इत्यादि को इस सीमा तक बढ़ाने के संकेत देना कि प्रतिपक्ष सहम कर आक्रमण करने का विचार त्याग दे।
रण क्षेत्र में युद्ध के परिणाम अथवा विनाश। रण क्षेत्र में युद्ध का परिणाम क्या होगा और क्या विनाश होगा, ये तो किसी को नहीं पता रहता है। विध्वंस इत्यादि को इस सीमा तक बढ़ाने के संकेत देना कि प्रतिपक्ष सहमकर आक्रमण करने का विचार त्याग दे। ठीक। तीसरा हमारा है, यदि प्रत्येक स्थिति में युद्ध की अनिवार्यता बन ही जाए तो अपनी रक्षा करना, जिससे आक्रमणकारियों को उनके उद्देश्यों में सफलता प्राप्त न हो। समय अनुसार आक्रमणकर्ता पर आक्रमण कर पराजित कर देना। यदि प्रत्येक स्थिति में अगर कोई ऐसी स्थिति बन रही है कि अब युद्ध की ही जरूरत हो तो अपनी रक्षा आक्रमणकारियों को उनको देश सफलता प्राप्त ना हो, उनके आक्रमण करने से पहले ही हमें आक्रमण कर देना चाहिए। समय अनुसार आक्रमणकर्ता पर आक्रमण कर पराजित कर देना, उनको पराजित कर देना। कोई सरकार युद्ध में भले ही आत्मसमर्पण कर दे, किंतु वह इसे अपने देश की नीति के रूप में कभी भी प्रचारित नहीं करना चाहेगी। अतः सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकने से होता है, जिसे अवरोध कहते हैं, तथा युद्ध को सीमित रखने अथवा युद्ध को समाप्त करने से होता है, जिसे रक्षा कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि न होने कारण धनी देश अथवा सामाजिक समूहों को और अधिक धनी बनाने में सहायता मिलती है। यद्यपि प्रति व्यक्ति निम्न आय तथा जनसंख्या की तीव्र वृद्धि एक साथ मिलकर निर्धन देशों को और सामाजिक समूहों को और अधिक निर्धन बनाते हैं। अब हमारा तीसरा टॉपिक है सहयोग मूलक सुरक्षा। सहयोग मूलक सुरक्षा क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सुरक्षा पर उमड़ते हुए खतरे के मेघों से निपटने के लिए सैन्य संघर्ष की नहीं अपितु आपसी सहयोग की आवश्यकता है। आतंकवाद से संघर्ष करने अथवा मानवाधिकारों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए शायद ही सैन्य बल की आवश्यकता हो अथवा उनकी कोई भूमिका हो, किंतु सैन्य बल की सीमाएं सीमित हो जाती हैं। निर्धनता उन्मूलन, तेल तथा अन्य बहुमूल्य धातुओं की आपूर्ति बढ़ाने, अप्रवासियों तथा शरणार्थियों के आवागमन के प्रबंधन तथा महामारी के नियंत्रण में सैन्य क्षमता अथवा सैन्य बल से क्या सहायता मिलेगी, इस विषय की पुष्टि कठिन है। वस्तुतः ऐसे अधिकांश विषयों में सैन्य बल के प्रयोग से विषयों में और दुर्हता तथा बाधकता आएगी। अधिक प्रभावशाली होगा कि सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय रणनीतियाँ तैयार की जाए। दोनों ही देशों के मध्य द्विपक्षीय सहयोग क्षेत्रीय, महादेशीय अथवा वैश्विक स्तर का हो सकता है। उक्त विषय पर आधारित चर्चा होगी। खतरे की प्रकृति क्या है तथा विभिन्न देशों के इन खतरों का सामना करने कितने सक्षम तथा इच्छुक हैं। सहयोग मूलक सुरक्षा में विभिन्न देशों अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन तथा एमनेस्टी इंटरनेशनल, रेड क्रॉस, निजी संगठन एवं दानद संस्थाएं, चर्च एवं धार्मिक संगठन, मजदूर संगठन, सामाजिक एवं विकास जैसे स्वयंसेवी संगठन तथा निगम और बहुपरिचित व्यक्तित्व जैसे नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा इत्यादि सम्मिलित हो सकती हैं। सहयोग मूलक सुरक्षा में अंतिम उपाय के रूप में बल प्रयोग किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समाज द्वारा उन प्रशासनों का सामना करने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दी जा सकती है। ऐसी सरकार जो कि स्वयं अपने देश की जनता की मारक बन जाए अथवा निर्धनता, महामारी तक प्रलयकारी घटनाओं को झेलती हुई निरीह जनता के दुख दर्द की उपेक्षा कर रही हो। इन परिस्थितियों में सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा का जो होगा कि बल प्रयोग सामूहिक स्वीकृति द्वारा तथा सामूहिक रूप में किया जाए अथवा किसी देश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समाज स्वयंसेवी संगठनों सहित अन्य लोगों के विचारों को अनसुना किए बिना बल प्रयोग का मार्ग चयन किया जाए। अब इसी के कुछ आप लोग को प्रश्न उत्तर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर प्रश्न उत्तर है हमारे पास जो ऑप्शनल हैं। इससे पहला है, निम्नलिखित में से सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है। पहला ऑप्शन है आपका खतरे से आज़ादी, दूसरा है देशों से आज़ादी, तीसरा है आतंकवाद से सुरक्षा, चौथा है दो देशों के बीच सैन्य सुरक्षा। इसमें आपका सही उत्तर है पहला, खतरे से आज़ादी। निम्नलिखित में से सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है? खतरे से आज़ादी। दूसरा प्रश्न है, 1968 में कौन सी संधि को भारत ने मनाने से इनकार कर दिया था? ऑप्शन ए
एनपीटी, ऑप्शन बी स्टार्ट, ऑप्शन सी सीटीबीटी, ऑप्शन डी नाटो। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए एनपीटी। 1968 में एनपीटी संधि को भारत ने मनाने से इनकार कर दिया था। प्रश्न नंबर 3 है, युद्ध की स्थिति में किसी सरकार के पास विकल्प होता है। ऑप्शन ए आत्मसमर्पण, ऑप्शन बी हमलावर को पराजित कर देना, ऑप्शन सी दूसरे पक्ष की बात को मान लेना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। युद्ध की स्थिति में किसी सरकार के पास जो विकल्प होता है वो है आत्मसमर्पण, हमलावर को पराजित कर देना, दूसरे पक्ष की बात को मान लेना। प्रश्न नंबर 4, सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकने में होता है जिसे कहा जाता है। ऑप्शन ए अवरोध, ऑप्शन बी गठबंधन, ऑप्शन सी शक्ति संतुलन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अवरोध। सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकने से होता है जिसे कहा जाता है अवरोध। इस 5वां प्रश्न है ऑप्शन प्रश्न नंबर 5, 1972 में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि किन देशों के मध्य हुई। ऑप्शन है अमेरिका एवं सोवियत संघ, ऑप्शन बी अमेरिका एवं चीन, ऑप्शन सी सोवियत संघ एवं जर्मनी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 1972 में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि अमेरिका एवं सोवियत संघ, अमेरिका एवं चीन, सोवियत संघ एवं जर्मनी देशों के मध्य हुई थी। प्रश्न नंबर 6, भारत की सुरक्षा नीति के घटक हैं। ऑप्शन ए सैन्य क्षमता को मजबूत करना, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय नियमों को सुदृढ़ करना, ऑप्शन सी देश के अंदरूनी सुरक्षा और समस्याओं से निपटने की तैयारी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। भारत की सुरक्षा नीति के घटक कौन कौन से हैं? तो सैन्य क्षमता को मजबूत करना, अंतर्राष्ट्रीय नियमों को सुदृढ़ करना, ऑप्शन सी देशों के अंदरूनी सुरक्षा और समस्याओं को निपटने की तैयारी। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस देश को वैश्विक ताप वृद्धि से सबसे अधिक खतरा उत्पन्न हो सकता है। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन डी भारत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मालदीव। निम्नलिखित में से किस देश को वैश्विक ताप वृद्धि से सबसे अधिक खतरा उत्पन्न हो सकता है, तो मालदीव से। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा खतरे का नया स्रोत है। ऑप्शन ए आतंकवाद, ऑप्शन बी वैश्विक ताप वृद्धि, ऑप्शन सी वैश्विक निर्धनता, ऑप्शन डी ये सभी। इसका उत्तर है ऑप्शन डी ये सभी। निम्नलिखित में से आतंकवाद, वैश्विक ताप वृद्धि, वैश्विक निर्धनता खतरे का नया स्रोत है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्वव्यापी खतरा है। ऑप्शन ए वैश्विक ताप वृद्धि, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, ऑप्शन सी एड्स, ऑप्शन डी बर्ड फ्लू। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वैश्विक ताप वृद्धि। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्वव्यापी खतरा है, तो वैश्विक ताप वृद्धि। प्रश्न नंबर 10, जैविक हथियार संधि BWC किस वर्ष हुई। ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1978। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1972। जैविक हथियार संधि BWC 1972 ईस्वी में हुई। प्रश्न नंबर 11, वर्ष 1992 में हुई रासायनिक हथियार संधि CWC पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन ए 175, ऑप्शन बी 178, ऑप्शन सी 181, ऑप्शन डी 185। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 181। वर्ष 1992 में हुई रासायनिक हथियार संधि CWC पर 181 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। प्रश्न नंबर 12, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था। ऑप्शन ए 1972 में, ऑप्शन बी 1974 में, ऑप्शन सी 1998 में, ऑप्शन डी 1994 में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1974 में। तो भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया था। प्रश्न नंबर 13, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि हस्ताक्षरित हुई थी कब। तो ऑप्शन ए 1971 में, ऑप्शन बी 1972 में, ऑप्शन सी 1973 में, ऑप्शन डी 1974 में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1972 में। तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि हस्ताक्षरित हुई थी 1972 में। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।